नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में। जो बात करनी है आज हमें वो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो देखिए, किसी भी साहित्य इतिहास में सबसे अगर महत्वपूर्ण और सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली काल विभाजन की होती है तो वह तत्कालीन जो साहित्य होता है उसमें जो धाराएं बहती है या जो विभिन्न प्रवृत्तियां हैं उनके आधार पर विभाजन होता है तो वह सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली मानी जाती है कि तत्कालीन युग की परिस्थितियों के अनुसार साहित्य में विविध विषय और शैली में जो प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता है वह परिवर्तन उस परिवर्तन के आधार पर हम उनका विभाजन कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के विषय में भी देखिए, यह बात युक्त प्रतीत होती है कि हमें प्रवृत्तियों के आधार पर या तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर हम उनका काल विभाजन करें। एक विशेष काल में समाज की विशेष परिस्थितियाँ, विचारधाराएं और रचनाएं, यह सारी की सारी चीज़ें उसमें आ जानी चाहिए। अपवाद रहे किंतु गौण प्रवृत्ति के रूप में भी उस समय की जो बातें हैं वह आ जानी चाहिए। और इसलिए देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपना मत प्रकट करते हुए कहते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह तब तक निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार होना चाहिए या उनको रेखांकित किन किन आधारों पर किया जा सकता है, इस बात को उन्होंने हमारे सामने रखा है। तो देखिए कि हम जब हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर या हिंदी के इतिहास के ऊपर देखें तो हमारे साहित्य में, हिंदी साहित्य में भक्त काल, 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता आदि जो ग्रंथ है उनमें इतिहास तो है मगर उनका काल विभाजन और नामकरण के प्रति उनका कोई भी स्पष्ट दृष्टिकोण दिखाई देता नहीं। इसमें अलग अलग भक्तों के बारे में, अलग अलग वैष्णव संप्रदाय के जो गुरु थे या उनके शिष्य थे उनकी चर्चा यहाँ पर होती है। तो यानी कि जो क्रमशः जो विकास होना चाहिए या दिशा निर्देश होना चाहिए वह यहाँ पर देखने को मिलता नहीं है। तो हिंदी साहित्य का जो सर्वप्रथम जो साहित्य लिखा वह फ्रेंच के विद्वान गार्सा द तासी है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा। याद रखना, हिंदी में नहीं लिखा है, उन्होंने किस भाषा में लिखा है? फ्रेंच भाषा में लिखा है, जिसका नाम है इस्तवार द ला सित्रेट्यूर रईस आ हिंदुस्तानी नामक उन्होंने ग्रंथ लिखा, जो अंग्रेजी की वर्ण क्रमानुसार हिंदी और उर्दू के जो कवि है उनका उन्होंने परिचय दिया है। मगर काल विभाजन और नामकरण की तरफ इनका भी ध्यान नहीं गया है। और इसलिए देखिए कि उनके बाद जो हिंदी में महत्वपूर्ण ग्रंथ है विद्वान शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है, जिसमें लगभग 1000 कवियों के जीवन परिचय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार अलग अलग रूप में हिंदी साहित्य का काल विभाजन या हिंदी साहित्य के बारे में लिखा है, मगर स्पष्ट काल विभाजन कहीं भी दिखाई देता नहीं है। उसके बाद चर्चा करें तो देखिए कि जो ग्रियर्सन द्वारा जो तैयार किया गया था उसकी भूमिका में ही वह स्वीकार करते हैं कि कितनी सारी कठिनाइयाँ उनको झेलनी पड़ी और इसलिए वह सफल
नहीं हो पाए। तो उन्होंने क्या लिखा है, सामग्री को यथासंभव कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह सर्वतः सरल नहीं रहा और कतिपय स्थलों पर तो यह असंभव सिद्ध हुआ। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित 11 शीर्षकों में देखिए उन्होंने विभाजित किया है। पहला है चारण काल, फिर 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जैसे कि प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार तुलसीदास, रीति काव्य तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस प्रकार उन्होंने अलग अलग, मगर उनके विभाजन में भी कई सारी त्रुटियां हमें नज़र आती है। और दूसरी बात कि इनका बाद में अनुवाद हुआ है, इसलिए इनके काल विभाजन को हिंदी का सफल काल विभाजन माना नहीं जाता। मगर फिर भी पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की शुरुआत की है। तो यानी शुरुआती दृष्टिकोण में प्रथम पहल के रूप में यह जो गियर्सन द्वारा यह जो प्रयत्न किया गया है वह एक अच्छी बात है कि जिससे हमारे साहित्य को एक दिशा मिलती है। आगे चलकर हम देखते हैं तो मिश्र बंधुओं द्वारा, मिश्र बंधु विनोद 1913 में उन्होंने काल विभाजन किया, जिनका दृष्टिकोण बहुत ही अलग है और अधिक प्रौढ़ है। तो इन्होंने देखिए कि 5 विभाजन किए हैं हिंदी साहित्य के। पहला है आरंभिक काल, जिसको उन्होंने पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल के, यानी आरंभिक काल से थोड़ा बहुत पहले तो 1600 से 1343 विक्रम संवत, फिर उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम तक। तो इस प्रकार उन्होंने उसको कहा आरंभिक काल। उसके बाद उन्होंने दूसरा जो नामकरण दिया है वह माध्यमिक काल, या उसको भी उन्होंने देखिए 2 विभाग किए, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल, यानी मध्यकाल। तो 1445 से 1560 जो पूर्व है और 1561 से 1580 विक्रम संवत तक वह प्रौढ़ है। उसके बाद उन्होंने जो तीसरा काल विभाजन किया है अलंकृत काल, या उसमें भी देखिए पूर्वालंकृत काल और उत्तर, तो यानी सारे जो उन्होंने शुरुआती 3 विभाग किए हैं उनका पूर्व और उत्तर, तो पहले और बाद में, इस प्रकार 2 प्रकार के उनके विभाजन देखने को मिलते हैं। उसके बाद उन्होंने चौथा नामकरण दिया परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत तक, और वर्तमान काल 1926 से अब तक। तो इस प्रकार पहली बार इन्होंने अलग अलग कवियों की कविता की रचनाओं को उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया। तो इसको शुरुआती दौर में, अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई अच्छा काल विभाजन माना जाता है तो वह माना जाता है मिश्र बंधुओं का, मिश्र बंधु विनोद जो है काल विभाजन माना गया है। और उसके बाद देखिए कि उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास जो उन्होंने काल विभाजन किया है, और यह काल विभाजन अधिक सरल, स्पष्ट और सुबुद्ध है, और आगे चल के सर्व सफल या सबसे अच्छा अगर कोई काल विभाजन है तो वह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया काल विभाजन है। तो उन्होंने देखिए 4 प्रकार से काल विभाजन किया है। आदिकाल, वीर, जिसको हर एक काल के देखिए उन्होंने उपनाम या उपकाल भी, दूसरा नाम भी दिया है। आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा, संवत 1050 से 1375। उन्होंने दूसरा विभाजन किया पूर्व मध्यकाल, जिसको हम भक्ति काल कहते हैं, कि संवत 1375 से 1700 तक, और उन्होंने तीसरा जो कहा उत्तर मध्यकाल, तो जिसको हम रीतिकाल कहते हैं, संवत 1700 से 1900, और चौथा विभाजन किया आधुनिक काल, गद्य काल, संवत 1900 से अब तक। अब देखिए इनके जो है
दोनों नाम स्वीकार किए गए हैं, दूसरा और तीसरा भक्ति काल और रीतिकाल, मगर उन्होंने आदिकाल को सर्वप्रथम, वीर गाथा काल सर्वोचित कहा, मगर उसका नामकरण बाद में आदिकाल को स्वीकार गया। और उन्होंने देखिए आधुनिक काल को क्या गद्य काल कहा, तो सिर्फ गद्य काल नहीं कह सकते, उस समय भी पद्य का निर्माण भी हुआ था। तो इन दो कमियों को छोड़कर सबसे अगर सफल और सुप्रसिद्ध अगर कोई काल विभाजन है तो वह काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया काल विभाजन है। उसके बाद देखिए कि जो अगला हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर किसी ने रचना की है तो वह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कि इन्होंने देखिए इस प्रकार कहा है, 5 विभाग किए हैं। संधि काल 750 से 1000 तक, फिर दूसरा है चारण काल 1000 से 1375, फिर भक्ति काल 1375 से 1700 और रीतिकाल 1700 से 1900 और आखिर में आधुनिक काल 1900 से अब तक। तो देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो विभाजन किया है, उन्होंने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो विभाजन है उसमें जो आदिकाल है उनके 2 विभाजन कर दिए हैं, चारण काल और संधि काल। तो हमने चर्चा की है अगले वीडियो में नामकरण में कि चारण काल और संधि काल जो सफल नामकरण नहीं है, फिर भी इन पहले के 2 खंड कर दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ नयापन अपने काल विभाजन में रखा नहीं है, तो इस प्रकार उनका काल विभाजन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरह ही है। फिर भी इनकी भी गणना होती है। उसके बाद देखिए अगले जो साहित्य लेखक है बाबू श्याम सुंदर दास, उन्होंने जो काल विभाजन किया है, उन्होंने देखिए थोड़ा बहुत जो 1700 से शुरुआत होता है, यहाँ 1050 से शुरुआत होती थी, इसको इन्होंने बदल दिया है और उन्होंने 4 विभाजन किए हैं। आदिकाल 1000 से 1400 तक, पूर्व मध्य युग या भक्ति काल 1400 से 1700 तक, उत्तर मध्य युग तो रीतिकाल 1700 से 1900 तक और आधुनिक युग या नवीन विकास का युग 1900 से अब तक। तो इन्होंने देखिए नवीन विकास का युग जो आधुनिक काल में इन्होंने एक अलग नाम दिया है। तो उपयुक्त काल विभाजन में भी देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद इन्होंने सिर्फ आखिरी जो है नवीन विकास का युग, उन्होंने क्या कहा था, गद्य काल कहा था, तो सिर्फ गद्य नहीं कह सकते, तो नवीन विकास का काल कहा। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है उसको भी माना गया है। तो इस प्रकार यह जो है 50 सालों की फर्क आता है, सिर्फ 50 सालों का, कि उन्होंने 1085 की, यहाँ पर 1000, तो यानी 50 सालों के अंतर के अतिरिक्त और आखिरी नामकरण के अतिरिक्त और कोई ज़्यादा बदलाव यहाँ पर देखने को मिलता नहीं है। उसके बाद देखिए गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में अनुमोदन करते हुए उन्होंने विभाजन किया है। प्रारंभिक काल 1084 से 1350 ईस्वी सन, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 तक, उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 तक और आधुनिक काल 1857 से अब तक। तो इस प्रकार देखिए कि उन्होंने नगेंद्र का नाम भी उल्लेखनीय है। उसके बाद जो है अगले हिंदी इतिहास का नगेंद्र, तो उन्होंने देखिए विभाजन किया है आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं शताब्दी मध्य से 19वीं सदी तक और आधुनिक काल 19वीं सदी से अब तक। तो इस प्रकार विभिन्न लेखकों के द्वारा काल विभाजन हुआ है। तो इस प्रकार अलग अलग रूप में अलग अलग साहित्यकारों के द्वारा हिंदी साहित्य के
काल विभाजन का प्रयत्न किया गया है, मगर इन सभी में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है काल विभाजन वह सर्वथा उचित घोषित होता है और इसको सबसे सफल और वैज्ञानिक माना गया है। उसके बाद देखिए आधुनिक काल है, उसके भी कई सारे उप विभाजन हुए हैं, जिसकी चर्चा हम जब आधुनिक साहित्य हिंदी साहित्य का इतिहास की बात करेंगे, जो सेमेस्टर आपके 5 और 6 में आएगा, तो तब उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार अलग अलग विद्वानों के द्वारा हिंदी साहित्य के काल विभाजन में अलग अलग विभाजन उनका दिया गया है और सभी का प्रयत्न अच्छा है, जिससे हमें हिंदी साहित्य के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। आशा रखता हूँ कि यह काल विभाजन आपको सरलता से समझ में आ गया होगा।